वन लास्ट टाइम। चलिए इस बार पूछ लेते हैं पंकज मोदी जी से कि इस बार कितनी जीत रहे हैं वो महाराष्ट्र में। पंकज मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? हर हर महादेव। जब तो अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे पुणे से जी। उनका कहना है कि वो तो 45 सीटें जीत रहे हैं साहब, मतलब इस बार चुनाव में 2024 में महाराष्ट्र में, और आपके लिए सिर्फ 3 सीटें बची हैं, ऐसा उनका कहना है। कहिए। दिन में सपने देखने का कोई ये नहीं है, ख्याली पुलाव बनाने दीजिए। उनकी पार्टी अभी पता ही नहीं चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। वंचित अघाड़ी अलग ही दुनिया दिखा रही है उनको, तो इस मामले में वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं, तो उनको मुबारक हो, उस पर क्या कहा जाए। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। प्रदीप जी, पहली नौकरी पक्की। मोदी जी, पहली नौकरी पक्की। दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन एज पर द कांग्रेस। उनका कहना है ये जो एम्प्लॉयमेंट आपने नहीं किया, 30 लाख पोस्ट वेकेंट थे, बेरोजगार लोगों को इमीडिएटली कांग्रेस इन पावर इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फिल अप दिस वैकेंसीज। अप्रेंटाइज जो ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे, डिप्लोमा होल्डर्स बाहर निकल रहे, 1 लाख पर एनम। राहुल गांधी जी, 1 करोड़ पीपल जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट, पहली नौकरी पक्की। जातीय जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे। दिस इज, पंकज जी, क्या ये गेम चेंजर है फॉर द कांग्रेस? बिकॉज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एश्योर किया है, किसान को उन्होंने प्रॉमिस किया है एमएसपी, जातीय जनगणना प्रॉमिस किया है, और जो 30 लाख अनएम्प्लॉय जो आपने भर्ती नहीं किए उसको प्रॉमिस किया भर्ती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फिलअप करेंगे वैकेंसीज। क्या ये गेम चेंजर होगा 2024 में? पंकज जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से दोबारा इस बात को बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को अपना गुरु मान रखा है, और उसके जिस तरह झूठे झूठे वादे थे, जिस तरह से वो झूठे जनता के बीच में भ्रम फैलाकर वो सत्ता में आए थे, वही चीजें वो आज कांग्रेस कोशिश कर रही है। कर्नाटक में भी वही उन्होंने किया, भले वो सत्ता में आ गए लेकिन बाद में इंप्लीमेंट करना बहुत उनको डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि डिप्लोमा धारकों को वो 1 लाख रुपया देंगे, तो ये वो दिन में स्वप्न दिखाने के बराबर जैसा ही है। हर सालाना। जी, सालाना बोल रहे हैं। तो एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से उन्होंने देश को जातियों में बांटने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है, तो उन्होंने तो भी पहले जातीय जनगणना करवाई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक किया था? तो ये उन्होंने देख रखा है कि अब वो सत्ता में आने वाले तो है नहीं, तो उन्होंने झूठे वादे शुरू कर दिए, और उसी किसी तरह से हिंदुओं में विभाजन हो, हिंदू जात धर्म के नाम पर बटे, इसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना की बात शुरू कर दी है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में पूरा हिंदू समाज जाति वर्ग से एक हटकर एक हिंदू की तरफ अपने आप को देख रहा है। इसके वो मानते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल मानते हैं। वो लोकसभा चुनाव के अंदर जातीय समीकरण अप्लाई नहीं करते। सर आपको आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है। जातीय समीकरण जो होते हैं वो ज्यादातर मोदी जी के आने के बाद लोकसभा चुनाव में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि मोदी जी की वजह से क्या है, बिल्कुल कंसोलिडेशन हो गया है, जिस मर्जी जात का हर कोई मोदी को वोट करता है, सीधी बात है। लेकिन स्टेट इलेक्शन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में जो मराठा एजिटेशन अभी हुई, उसको लेकर के ये बात सामने आई कि भाई जब तक के असल में मराठा कौन है, नंबर 1। नंबर 2, मराठा समुदाय जो है उनकी गिनती कितनी है महाराष्ट्र में, वो उनकी जो बायोमेट्रिक्स जो है, इंपेरिकल डेटा जो है, जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है और आपकी जो बैकवर्ड कमीशन जो है वो कैसे बजट अलॉट करेगी, इसकी जरूरत तो है ना सर। और जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का भी प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी, इंक्लूडिंग अमित शाह जी, इन्होंने एडमिट किया है कि आखिर में कास्ट बेस्ड सेंसस करना ही पड़ेगा सर, अदरवाइज एलोकेशन कैसे करेंगे आप? या तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, आरक्षण पूरा खत्म कर दीजिए, नहीं तो आरक्षण में बजट कैसे एलोकेट होगा, वो गणना के बगैर कैसे होगा? मोदी साहब बताएं। नहीं, गणना के खिलाफ हम लोग नहीं है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन
उसके आधार पर भी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन जातीय जनगणना का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपसी जातियों में विद्वेष फैला जाए किसी तरीके से इसको राजनीतिकरण करके। ये हमेशा मैं कहना चाहूंगा, पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के साथ है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, जितनी उनकी जनसंख्या हो उसके हिसाब से उनपे योजनाएं बनाई जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो विपक्ष की पार्टियां कर रही है कि इसका उपयोग करके वो जातियों में विद्वेष फैलाए या फिर एक दूसरे को लड़ाने का काम करे। तो आपको लगता है ऐसा होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, वेरी फ्रैंकली। ये तो दूसरा है, वो राफाल वाला है ये मसला जो है। क्या है उसमें? मतलब जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, इस बार जातीय जनगणना की बात हो गई, परिवारवाद की बात हो गई, ये परिवार, मोदी का परिवार, ये सब बातें हो गई। तो जातीय जनगणना तो भाई इज द नीड ऑफ द आवर, वो तो राष्ट्र की जरूरत है, भले हम चाहें या ना चाहें। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो मुझे लगता है कि जरूरी है, तो होना चाहिए। और 2011 का जो सर्वेक्षण था, सेंसस जो 2011 का था, उसकी पूरी जो प्रक्रिया कंप्लीट हुई 2014 सितंबर अक्टूबर में, तब ये पाया गया कि उसमें शायद कुछ त्रुटियां रह गई हैं। उसका डेटा रिलीज ही नहीं हुआ। अगर वो भी डेटा रिलीज हो जाए, क्योंकि वहां पे कास्ट बेस्ड सेंसस है, तो भी बड़ी सुविधा हो जाएगी सरकार को कि किस तरीके से कहां कहां पे बजट एलोकेशन होने वाली है। और ये सर, ये प्रॉब्लम आप ही को आने वाली है, क्योंकि आपकी सरकार वापस आ रही है लोकसभा में। अरे सर, पूरी बात तो सुन ले। लोकसभा में मोदी जी की सरकार वापस आ रही है, आपको ही ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप एलोकेट कैसे करेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर बताएं, अब आप बोलें, प्लीज गो अहेड, बोलिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जातीय जनगणना, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के साथ है और वो जातीय जनगणना करवाएगी अपने समय के अनुसार। लेकिन उसको इस तरीके से राजनीतिकरण करना, मैं उसके खिलाफ हूं और हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। आप महाराष्ट्र हो चाहे और भी बाकी बिहार हो, चाहे जिन राज्यों में ये लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं विपक्ष, वो बेसिकली वो उनका योजनाओं के सदुपयोग के लिए नहीं चाह रहे। वो चाह रहे किसी तरह जातियों में बांटकर उनका एक वोट बैंक बने, और जो राम मंदिर बनने के बाद या धारा 370 हटने के बाद भारतीय हिंदू समाज एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे रहा है, वो किसी तरह विभाजित होकर उनके साथ आ जाए। तो उनकी मंशा ये है, और हमारी मंशा ये है कि हम जातीय जनगणना करवाकर सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको सही समय पे, सही तरीके से, सही अनुपात में बांटे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को पार्टी के, मैं जितने भी भारत के जो भी लोग हैं जो ये अगर गलतफहमी में जी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है, तो मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के साथ है, लेकिन उसको सही तरीके से, सही दिशा में उसको लेकर चलने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी जो मराठा समुदाय के लिए आप लोगों ने आरक्षण दिया है विधानसभा का, आप लोगों ने क्या, सभी ने दिया है, वो तो पूरी सर्वसम्मति से पास हुआ है। ये तो नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ बीजेपी ने या सभी दलों ने मिलकर सबने दिया, कदम बढ़ाया था, सबने, सबका समर्थन है इसमें। मुझे तो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट तो अभी तो आप नहीं कर सकते जब तक कि सेंटर इसको अपनी मंजूरी ना दे, लोकसभा का स्पेशल सेशन ना हो, उसके पहले तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता सर। तो क्या आप समझाएंगे लोगों को जाके? जैसे जरंगे पाटिल साहब हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? मोदी साहब बताएं। हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल सकारात्मक है। जो गलतियां हम पिछले में मतलब इस चीज में हो गई है, उस चीज को आगे सुधारा जाएगा और ये चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। और बहुत सोच समझ के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब ने इस चीज को एकदम प्लान तरीके से किया है कि अगर कोई कोर्ट में भी जाता है तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे की जब हमारी 2024 में जब सरकार बनेगी लोकसभा में, तो फिर इस चीज को जितनी जल्दी हो सकेगा पास कर लिया जाएगा। प्रदीप जी, पंकज मोदी साहब, खड़गे साहब का कहना है कि कांग्रेस का हिस्ट्री देखिए आप। खड़गे साहब का कहना है कि कांग्रेस का हिस्ट्री देखिए, वी हैव गॉट हरित क्रांति, सफेद क्रांति इस देश में हमने लाया, हरित क्रांति लेके आए, कंप्यूटर क्रांति हमने लेके आए, हमने फूड सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया लोगों के लिए, मनरेगा हमने किया, एजुकेशन को उस लेवल तक पहुंचा दिया। वी हैव गिवन दिस कंट्री एवरीथिंग। जो डेवलपमेंट हो सकता था, इट इज अनबीटेबल 60 इयर्स। और जितने आप बोलेंगे, मगर आप उनको हमेशा दोष देते हो कि इनफैक्ट वो कहते हैं कि आज के तारीख में जिस प्रकार से एमएसएमईज बंद हो रहे हैं, दैट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज योर गवर्नमेंट जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो इंट्रोड्यूस किए पॉलिसीज में एमएसएमईज बंद हो गए, तो हाउ आर यू गोइंग टू टेक ऑन द चार्जेस? बिकॉज कांग्रेस बिलीव्स, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, उनका कहना है कि वी आर द पीपल हु कैन डिलीवर व्हाट इंडिया वांट्स।
खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ 70 सालों में किया है, तो फिर इंदिरा गांधी जी को ये नारा देने की जरूरत क्यों पड़ी थी, गरीबी हटाओ? फिर 70 साल में इतने गरीब क्यों रह गए देश में आजादी के बाद भी? अभी आपको पता होगा, अभी हमारे लगभग में अभी सरकार का डेटा है 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से नीचे हटाकर हम उसको गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए। तो ये कहना कि जो किया उन्होंने किया, तो ये कहना मतलब हास्यास्पद ही लगेगा कि उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और उन्होंने जो क्षेत्रीय दलों से जो गठबंधन बना रखा था, उसका ही नतीजा ये रहा है कि सब क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे थे, और वो बेसिकली चाहते थे देश किसी तरह एकजुट ना होकर अलग अलग हिस्सों में बटा रहे और उनका फायदा हो, वो वोट बैंक की राजनीति करते रहे। तो खड़गे जी का ये कहना या राहुल गांधी जी का कहना कि उन्होंने ही देश को एकजुट कर रखा था या देश को उन्होंने बहुत आगे लेकर गए थे, तो ये अभी बहुत सारे डेटा आए हैं। स्टार्टअप इंडिया में हम लोग बहुत आगे चल गए हैं। दुनिया की जब दुनिया पूरी अर्थव्यवस्था में नीचे जा रही है, तो एक भारत ही है जो 8.4 की परसेंटेज की गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ एक क्वार्टर में बढ़ा है सर, बयान दे रहे हैं सर सिर्फ एक क्वार्टर में बढ़ा है। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 8.4 नहीं है सर, 8.6 है। ये भी आपको बता दूं, 8.6% के ऊपर बढ़े हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पूरे साल का जब डेटा आएगा, वी विल बी ओवर 7%, 7.2, 7.4% के करीब हो जाएंगे। हो सकता है 7.8% भी हो जाए, वन नेवर नोज। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पंकज मोदी साहब, छोटी सी तो मैं ये फिर भी आपसे बोलना चाहूंगा कि दुनिया जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, उस समय भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये तो हर कोई बोलता है, इसमें तो कोई डिबेट हो नहीं सकती है। ये तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, IMF ने कहा है, सबने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अकेली है जो आज की तारीख में जहां पर हर जगह पर डिफ्लेशन है, वहां पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बढ़ रही है। लेकिन ये आप बताएं सर, अगर हम राहुल गांधी जी को सुने, अगर हम ममता बनर्जी को सुने, अगर हम आदरणीय सम्माननीय अखिलेश यादव जी को सुने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुने, तो ऐसे लगता है भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मोदी जी के 10 वर्षों में भारत ने कोई तरक्की नहीं की है, भारत में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास आमदन नहीं आई है, लोगों की नौकरियां गई हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, MSME सारे बंद हो गए, हाहाकार मच गई हर जगह पे, लोग बड़े दुखी हैं। ऐसा कांग्रेस और बाकी सब लोगों का कहना है। क्या कहेंगे सर इसको? जी मैं बोलना चाहूंगा, मतलब कुछ नहीं हुआ भारत में, कुछ नहीं हुआ सर पिछले 10 साल में। भारत में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँ विपक्ष की पार्टी के लोगों को, नेताओं को मोदी फोबिया हो गया है। मैं ये कहना चाहूँ, वो मतलब मोदी विरोध में इतने आगे जा चुके हैं कि भारत का विरोध करने लगे। आप देखोगे जब विपक्ष की पार्टी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, तो किस तरह से वो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। वो चाइना की तारीफ करने लग जाते हैं कि वहां लोकतंत्र है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना किस तरह से कम्युनिस्टों की पार्टी है और किस तरह से वहां की सरकार चलती है। उसके बावजूद भी, या फिर जिस तरह से अभी अब बंगाल में देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए किस हद तक पहुंच चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनके जो अभी कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके नाम काटे गए हैं आधार कार्ड से, उनको भी किसी तरीके से एक प्लान कर रहे हैं कि उनको भी राशन पानी दिया जाएगा, उनको भी सरकार की सुविधाएं दी जाएगी। या अखिलेश यादव वो जो पार्टी समाजवाद के नाम रखी हुई है और लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी, कभी लोहिया जी ने यही सोचकर बनवाया होगा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद को लेकर चलेगी। आज वो पूरी पार्टी भाई भतीजावाद, पूरी पार्टी देखिएगा, जितने भी टिकट मिलते हैं सब किसी की पत्नी को मिल रहे हैं, तो किसी के चाचा को मिल रहे हैं, तो किसी के भतीजे को मिल रहा है, चचेरे भाई को मिल रहा है। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं परिवारवाद के बारे में। राहुल गांधी जी भर्ती भरोसा तो दे ही रहा है, भर्ती भरोसा दे रहा है, पहली नौकरी पक्की, जो पेपर लीक से मुक्त, क्रैक इकोनॉमी, मतलब सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, एक नया स्कीम राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं। 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग युवाओं के लिए, जो स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करेंगे 40 साल से भीतर, वो लोग जो इनोवेटिव है, इनोवेशन करना चाहिए स्टार्टअप्स के माध्यम से। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वी इंडिया अलायंस विल गारंटी युवा रोजगार, स्टार्टअप फंड्स। बोले कि आपने एक गलती किया अग्निवीर में
यूथ को, जो युवा है उनको अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा लगा? अडानी जी को अच्छा लगा। बिकॉज आप सैनिक के पेंशन खत्म करना चाहते हैं, आप सैनिक के कैंटीन समाप्त करना चाहता है, ये पूरे पैसे जो बचा सेव करेंगे वो अडानी जी को उसमें। तो कैसे अडानी जी को जोड़ जोड़ के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको कटघरे में खड़े कर दिया पंकज जी, तो कैसे कैसे कन्विंस करोगे लोगों को आप? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा, अडानी जी की बार बार वो बात करते हैं, जरा कभी अपने कांग्रेस की जो हाल फिलहाल बनी है उनकी सरकार तेलंगाना में, जरा उनके चीफ मिनिस्टर से वो पूछते नहीं कि उन्होंने अडानी के साथ कैसे उन्होंने अभी डील की है। उनके बहुत सारे अभी बहुत सारी चीजें हो रही, योजनाएं आ रही, उनमें उन्होंने अडानी का साथ लिया है। तो ये कहना कि ये सरकार अडानी की है तो वो मतलब एक पॉलिटिकल ही मुद्दा ही माना जाएगा। वो शुरू से पहले अब अंबानी अडानी कर रहे थे, तो उनके हर चीजों में ये अडानी एक अब कॉमन चीज हो गया। और ये देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझने लग गई है कि ये सिर्फ इनके खोखले वादे हैं और ये देश को भ्रमित करने के लिए सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम लेते रहते हैं, जबकि अडानी अंबानी और जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का ही काम कर रहे हैं। और देश की जनता ये भली भांति समझ गई है कि विपक्ष जो कांग्रेस के छत्र छाया में काम कर रही है वो देश को बांटने का काम कर रही है और देश को बरगलाने के लिए वो झूठे झूठे आरोप लगा रही है। पंकज जी, आज जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन सरकार ने कोस्टल रोड है उसका पार्शियल इनॉग्रेशन आज कर दिया, ओपन टू ट्रैफिक, एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट। यस, और उसके साथ साथ 300 एकड़ ग्रीन जोन एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी ने कहा कि लंग्स ऑफ मुंबई, ये पर टोटल ग्रीन जोन, नो कंस्ट्रक्शन होगा। इट्स अ ग्रेट थिंग। एट द सेम टाइम उद्धव जी का करप्शन उन्होंने हाईलाइट कर दिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि कैसे हर चीज में रोड़ा डाल रहे थे, जो डेवलपर्स थे उनको हर स्टेप पे परेशान कर रहे थे कि ये रेट पर खुदाई होगा, ये रेट पर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये रेट पर उसको। तो ये एक एक्सटॉर्शन चल रहा था उनका, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना। तो क्या ये हकीकत में आप एक्सपोज कर रहे थे कि काम रुका हुआ था 2.5 साल में, कुछ नहीं हो रहा था, बट एक्सटॉर्शन चल रहा था सरकार के? पंकज जी, एकदम बिल्कुल मैं देवेंद्र फडणवीस जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। और पूरी देश, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कोविड के टाइम में किस तरह से उन्होंने मिसमैनेजमेंट का कोई एकदम कर रखा था, कोविड के ना कहीं सही व्यवस्था कर रखी थी। जो भी जनता वहां, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तो यही कह दिया था कि घर में बैठे रहो, आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि आप कोविड में कैसे सॉल्व करोगे। और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद हो रखे थे, उनके जितने भी आज देखोगे मिनिस्टर थे या फिर उनके मेयर थे, वो सब आज ईडी के चक्कर क्यों लगा रहे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घोटाले कोविड के टाइम में किए थे। 2.5 साल की उनकी पूरी सरकार जो थी पूरी करप्शन में लिप्त थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बीजेपी ने शुरू किए थे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, सबको उन्होंने अड़ंगा डालने की कोशिश की। लेकिन मोदी जी, पंकज मोदी साहब, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से की जाती है, सॉरी कांग्रेस के या शिवसेना के यानी उद्धव ठाकरे सेना के किसी भी प्रवक्ता के सामने जब ये बात रखी जाती है तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी महाराष्ट्र सरकार की, जिस प्रकार हम लोगों ने कोविड का मुकाबला किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ करी जिस प्रकार हम लोगों ने कोविड का मुकाबला किया। और तो और छोड़िए, जो डॉक्टर के पॉल के नेतृत्व में एक कोविड एक्शन कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उन्होंने तारीफ करी उद्धव ठाकरे सरकार की। धारावी मॉडल जो था वो हर जगह पर दिखाया गया कि कोविड से ऐसे लड़ा जाता है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे साहब, ये बताएं। नहीं, देखिए, ये कहना कि उन्होंने काम, तो ये देश की, मैं महाराष्ट्र की जनता से, कभी आप रास्ते पे चलते हैं कि पत्रकारों को अपने भेजिएगा और उनसे जरा डिस्कस कीजिएगा कि कोविड के टाइम में क्या स्थिति थी। या आप लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि महाराष्ट्र में किस हिसाब से मिसमैनेजमेंट हुआ था कोविड के टाइम में। वो तो केंद्र सरकार यूपी से ज्यादा अच्छा था, यूपी से तो ज्यादा अच्छा था। उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने देखा गंगा किनारे कितनी लाशें थी, पता नहीं 1000 लाशें थी कि 1200 लाशें पड़ी हुई थी। यूपी से तो ज्यादा अच्छा था सर महाराष्ट्र उस वक्त। हाँ, उसमें कोविड सेंटर बनाने में, जो बाकी सब चीजें थी, लोगों के कफन तक लाने में, जो कोविड के ग्लव्स थे, बाकी सब चीजें थी, उसमें करप्शन जरूर हुआ होगा। इसकी वजह से आज घोटाले तो हुए थे। आज सब लोग चक्कर लगा रहे पुलिस और ईडी के। अरे भाई, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना।
लेकिन ये मत कहिए कि कोविड ठीक तरह मैनेज नहीं हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनफैक्ट ये कहा गया, आदरणीय सम्माननीय हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो आज तक बोलते हैं कि हम लोगों ने तो महाराष्ट्र से सीखा है किस प्रकार कोविड का मुकाबला करना है। और तो और छोड़िए, यहां तक कि कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी कर्नाटक में, उन्होंने भी कहा कि वी आर लुकिंग एट द महाराष्ट्र मॉडल। सर बोलिए, अब आप बोलिए। मैं बोलूंगा अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ही बोला जाए, चोर चोर मौसेरे भाई। आप जब कोविड पीक पे था फर्स्ट वेव में, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बसों से अनाउंसमेंट करवा कर लोगों को, जितने मजदूर थे उनको भेजा कि बस की तैयारी की गई है, जो अपने गांव जाना चाहते हैं वहां जाएं। जबकि केंद्र सरकार का ये आदेश था कि जो जनता जहां है वहीं पर कोविड के टाइम में रहे। और वही सेम स्थिति अपने महाराष्ट्र में देखा हो, बांद्रा स्टेशन पे जितने भी बेचारे कामगार थे या मजदूर थे, उनको किसी तरह बुला लिया गया कि ट्रेन है यहाँ से यूपी बिहार एमपी जाने की ट्रेनें खुल रही है। और जिस तरह से भीड़ें हुई और फिर लोग कोविड को विकराल रूप देखने को मिला, उसका श्रेय तो लोग आपको देते हैं। ये कहते हैं कि आप लोगों ने जान करके ये रूमर फैलाया था, ये कहा जाता है। नहीं, तो जनता ये जानती है कि रूमर किसने फैलाया था। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने दो जगह मिसमैनेजमेंट का ज्यादा केस देखने को मिला होगा, बाकी सब जगह लेकिन लोग पैदल चल के गए सर पैदल चल के गए, यूपी तक, बिहार तक, मध्य प्रदेश तक लोग पैदल चल के गए। तो मैं बोलना चाहूँ, यहाँ पर लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से अफवाह फैलाई, तो बेचारे मजदूर लोग को जाना पड़ा। वो नहीं तो अगर यहाँ की सरकार बहुत अच्छे से उनको आश्रय देती, अच्छे से समझाती और अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था कर देती तो कोई कहीं नहीं जाते। तो ये तो मैं बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अफवाहें फैलाकर। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, बॉर्डर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको ना ये क्वारंटाइन कर रही थी, बहुत अच्छे से रख रही थी। राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, नहीं राजस्थान में आपकी सरकार नहीं थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश में भी तो मिसमैनेजमेंट हुआ। अगर कोविड के ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो, लेकिन बात ये है, फिलहाल जो सामने बात आती है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई वो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी है। उनको कल तक का टाइम दिया गया है, शाम तक का, कि या तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, नहीं तो हम लोग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है बड़ा सख्त है साहब इसको लेकर के। क्या कहना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपना देखेगी कल कैसे करना, वो करेगी उसमें जी। उनके वकीलों ने तो आज कोर्ट में बहुत सारे, हरीश साल्वे जी ने बात की, लेकिन कोर्ट ने अपने अलग तरीका कोर्ट ने एक भी बात नहीं मानी उनकी, वो कोर्ट ने बात नहीं मानी। हरीश साल्वे जी और तुषार मेहता दोनों ने आर्ग्यू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये चाहिए। तो अब क्या है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ सवाल ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल ये कि ऑपोजिशन के आपके नॉन बीजेपी पार्टीज जितनी हैं वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शायद हिदायत दी गई होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई अभी रिवील मत करो। क्या इसमें तथ्य है, कोई सच्चाई है इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं। वो एसबीआई अपने तरीके से वो अपना बैंकिंग व्यवस्था के हिसाब से देखेगी, उसको बहुत सारी चीजें हैं, उनको समय लग रहा होगा, इसके लिए वो कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो कल तक वो करेंगे जमा, इसमें कोई ये बात नहीं। वो अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे होंगे, अपने कल देंगे। और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्यों रिजाइन कर दिया साहब? 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी है नहीं, सिर्फ एक ही बचे हैं। ये क्या हो गया अभी एकदम सडनली? गोयल साहब ने भी रिजाइन कर दिया चुनाव के एकदम पहले, ये क्या हो गया? अब वो उनकी पर्सनल चीजें, उसमें मैं ये बोलूं कुछ टिप्पणी करूं अच्छा नहीं। अब उसके ऊपर भी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, सब लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं, देखिए इनको कुछ गलत करने को कहा होगा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा उनका कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला होगा, उस मामले में टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पंकज जी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ऐतिहासिक, उन्होंने कहा कि वो मिसाइल सिस्टम जो डेवलप किया है बहुत ऐतिहासिक है। ये मिशन दिव्यास्त्र 7000 किलोमीटर तक आपका मिसाइल पहुंचेगा दुश्मन, एंड 10 to 12 वॉरहेड्स ऑलरेडी रेडी है, 10 से 12 वॉरहेड्स रेडी फॉर स्ट्राइक, रेडी फॉर वॉर, उस स्टेज पर है। एब्सोल्युटली वॉरहेड्स है रेडी, लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। और इस पूरे टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक वुमन को जो महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, एक वुमन हेडेड प्रोजेक्ट है। दिस इज अ वुमन हेडेड प्रोजेक्ट विच इंडिया बोलते कि एकदम जबरदस्त रेवोल्यूशनरी मिसाइल सिस्टम।
एंड दैट्स ग्रेट, टेकिंग अ क्वांटम जंप। मोदी जी का कहना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्वांटम जंप ले लिया है। पंकज जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक आपने रामायण में सुनी होगी, राम भगवान ने कहा भय बिन होत न प्रीति, तो वही हालत है। अभी जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी में और वैज्ञानिक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को डीआरडीओ को इतना मजबूत कर रहे हैं, या फिर इसरो को मजबूत कर रहे हैं, या फिर जो भी हमने अग्नि का भी परीक्षण किया है, तो ये सब हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। और सब ज्यादातर चीजें हम लोग स्वावलंब पे चल रहे हैं, आत्मनिर्भरता पे चल रहे हैं, दूसरे से भले टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देश के रक्षा के लिए बहुत अच्छी है, और विज्ञान के क्षेत्र में देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस चीज के लिए देश की महिलाओं को और खासकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए चंद्रमा पे भी जब हमारी लैंडिंग हुई थी तो उन्होंने उस शक्ति का पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति। तो वो महिलाओं के प्रति हमेशा ये रहे कि सम्मान की भावना रखें कि देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान होगा। वो यहाँ तक आप नोटिस करते हैं, वो हमेशा 4 जातियों की बात की, उसमें से एक महिला भी थी, इसलिए महिलाओं के सम्मान, महिला इसको लीड करेगी, ये देश के लिए गौरव की बात है। इस चीज को सारे भारतीयों को प्राउड फील करनी चाहिए। बट दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर बिल्कुल सही बात। डीआरडीओ के लिए जबरदस्त अचीवमेंट है साहब। मतलब ये सिर्फ माशाल्लाह सिर्फ 4 देश हैं पूरी दुनिया में जिनके पास ये सिस्टम है। उसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और एक पुराना सोवियत यूनियन है, रशिया, चाइना और इंडिया। बस 4 देश हैं साहब जिनके पास ये सिस्टम है। एंड दिस इज बेसिकली अ डिटरेंट। मैं उम्मीद करता हूँ, हम लोग उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी ना हो, ये इस्तेमाल में कभी ना आए, लेकिन दुश्मन को दिखाने के लिए कि भाई आप किसी बुरी नज़र से हमारे देश की तरफ ना देखें, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिस इज एक चीज़ तो है साहब, मानना पड़ेगा पंकज मोदी साहब, जो प्रदीप जी बार बार कहते हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो मोदी जी की कमिटमेंट है, उसके ऊपर क्या है कि बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं उसके सामने। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार मोदी जी ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है वो ज़बरदस्त है। अब इसमें मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है आपसे, पता नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दैट कंसर्न्स गवर्नमेंट पॉलिसी। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू आंसर। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सवाल पूछना मेरा काम है। आप बोल सकते हैं कि भाई जब सरकार नई पॉलिसी बनाएगी तब आप जवाब देंगे इसका। जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम को मुझे लगता है अब ठंडे दस्ते में डाल देना चाहिए, ठंडे बस्ते में नमस्कार कर देना चाहिए, पुरानी स्कीम को वापस ले लेना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उनको वापस ले लेना चाहिए हमको, क्योंकि देखिए साहब, हमारी जो गुरखा रेजिमेंट्स हैं, बागी सब हैं, अब नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी है कि इतनी गुरखा रेजिमेंट्स रहेंगी आर्मी में। अग्निवीर स्कीम की वजह से अब कोई गुरखा आ नहीं रहा है। अब ना तो गुरखाज आर एक्चुअली लुकिंग एट वेदर और नॉट टू ज्वाइन द चाइनीज आर्मी। अब अगर वो चाइनीज आर्मी में भी गुरखा चले गए तो साहब यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को रीविजिट करना चाहिए अग्निवीर स्कीम को, मुझको ऐसा लगता है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। मुझे लगता है कि अग्निवीर देश की युवाओं को सोचकर बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके तब इम्प्लीमेंट किया गया है। आप इसके दूरगामी, अगर आप कभी इसके को सोचेंगे, दूरगामी नियमों को देखेंगे तो इन्होंने बहुत तरीके से ये सोचा है कि युवाओं को किस तरह से स्वावलंबी बनाया जाए। वो अगर एक बार वो सेना ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिसिप्लिन सीख जाते हैं, और उसके साथ साथ वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर उन्होंने अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद, तो वो एक ना देश को प्रगति की ओर और देश को डिसिप्लिन की तरफ ही लेकर चलेंगे। तो इस तरह मैं मानता हूँ अग्निवीर बहुत ही सफल भारत सरकार की योजना, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सरकार लेकर चल रही है और ये आगे चलेगी। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि अग्निवीर को वापस लिया जाएगा। कुछ दिन पहले मोदी जी ने टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, यू सेड राष्ट्रीय सुरक्षा, बट मोदी जी ने हाईलाइट कर दिया कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया सी प्लेन इंट्रोड्यूस किया है। सी प्लेन हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, गंगा विलास क्रूज, यानी पूरे गंगा से लेके बे ऑफ बंगाल पूरे आपका जबरदस्त तरीके से आप अंडर वाटर मेट्रो मोदी जी ने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग दिस एंड दिस इज व्हाट मोदी जी। तो जहां बजाज साहब ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा, वहां पर आपने टूरिज्म और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी कोई कसर छोड़ा नहीं है, मोदी जी ने कहना। और फिर मोदी जी का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये
मोदी है तो मुमकिन है ये फ्रेज ज्वाइन करना, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राष्ट्र सुरक्षा। पंकज जी जरा हाईलाइट कीजिए इसको। जी, मैं इस बोलूंगा कि देखिए, अब हम विकास के साथ साथ ना एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में परेशान है, वहां हमने विकास के साथ साथ ना एनवायरनमेंट के बारे में सोचकर आगे बढ़ा है। अभी आपने जो भी चर्चाएं की है कि हमने क्रूज बनाया या फिर क्रूज सी प्लेन की बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये सब हमने पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी बनाया है कि अगर विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो पूरी दुनिया इस चीज को हम लोग को फॉलो करेगी कि किस तरह से हमने कार्बन फुटप्रिंट एकदम जीरो करके काम करने की कोशिश की है। हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई भी काम हो, और इस चीज का श्रेय आपको मोदी जी के नेतृत्व और हमारे मतलब एक प्लानिंग जो चल रही है उसके हिसाब से आपको देनी चाहिए कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में देखिए साहब, पहले कभी भी इस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं थी जिस तरीके की अभी हुई है। आप देखिए ना, वो जो क्या है, उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर जो बना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, अभी अयोध्या का भी कॉरिडोर बन जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और अभी जो काम हो रहा है मथुरा के ऊपर, उसको मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी होगा वो मुझे लगता है इट विल रीच अबाउट $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन का तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी हो जाएगा 2 या 3 साल के बाद, अगर जब ये सब सारी की सारी चीज़ें बन जाती हैं। और जो गया कॉरिडोर जो है, गौतम बुद्ध कॉरिडोर जिसको कहा जा रहा है जी, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से, वो जब बन जाएगा तब तो मतलब भारत की जो छवि है पूरी की पूरी बदल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स एन एरा वेयर मतलब 8% 9% ग्रोथ रेट तो आम हो जाएगा भारत में। मुझको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? ये आप नोटिस किए होंगे कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में पहले कुछ ही राज्य थे जो जीडीपी जिनकी बहुत अच्छी थी और वो आगे बढ़ रहे थे। तो प्रधानमंत्री का जिस शुरू से ये 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका शुरू से ये लक्ष्य था कि जो राज्य बहुत पिछड़े हैं उनकी ग्रोथ बढ़ानी जाए, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बीमारू कहा जाता था, बीमारू कहा जाता था जिनको, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उसको प्रगति बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जी, वो उस बेल्ट को हमेशा चाहते थे। ये कुछ राज्य थे जो बहुत पीछे थे, उनको चाह रहे थे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, जिसके कारण देश की ऑटोमेटिक ना, जब वो आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और गया जहां जिसकी आपने चर्चा की, वो कॉरिडोर बेसिकली गया में ही बुद्ध भगवान को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। तो पूरी दुनिया में जितने बौद्धिस्ट लोग हैं वो गया के प्रति या बिहार के प्रति बहुत ही सम्मान की नजर से देखते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट सिर्फ गया और बिहार इसलिए आते हैं कि उनको बुद्धिज्म से जुड़ाव है या बुद्धिस्ट लोगों से बुद्धिस्ट है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया साहब, पूरी जो ईस्टर्न साइड है, राइट फ्रॉम वियतनाम अप टिल जापान, वहां से मतलब सारे टूरिस्ट उधर ही आते हैं। जी हाँ, दुरुस्त बात। हाँ, तो ये एक पूरी दुनिया के एक मैसेज भी जाएगा कि हम टूरिज्म में हो या फिर दूसरे कल्चर में भी हो या जिस भी चीजों को हो, बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। और दुनिया के नजर में भारत की, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जो भी राज्य हो, जहां भी टूरिज्म की हमेशा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, तो अच्छे तरीके से सरकार उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगी। पंकज मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जय सिया राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम आप लोग का भी। जय भवानी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू। Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही प्रदीप जी। We've come to the end of the show, and we promised to take up the issue of that Maulana and cow slaughter and cow beef again tomorrow. कल इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डिटेल में आपको बताएंगे कि अभी तक क्या हुआ है, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है, वगैरह वगैरह। We'll talk about it tomorrow. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।